नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अपने क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर 27वां चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है मानव के संवेदी अंग। अपने क्लास 12 में बायोलॉजी का 27वां चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है मानव के संवेदी अंग, और इस चैप्टर का ये चौथा पार्ट है, चौथी क्लास है। ठीक है, हम इससे पहले वाले क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा, मानव नेत्र के बारे में पढ़ा था कि मानव नेत्र के गोलक होता है, उसके कितने भाग होते हैं और नेत्र के कौन कौन से भाग हैं। आज हम नेत्र ग्रंथियाँ और मानव नेत्र किस प्रकार कार्य करता है, मानव नेत्र की क्रियाविधि और नेत्र में होने वाले सामान्य रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में ये 3 टॉपिक हम क्लियर करेंगे, जिसमें नेत्र में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके पश्चात हम जो नेत्र है वो कार्य करता है, तो किस प्रकार से नेत्र काम करता है उस बारे में पढ़ेंगे, और अंत में हम नेत्र से संबंधित रोग या नेत्र में कौन कौन से रोग हो सकते हैं उन सब रोगों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नेत्र में ग्रंथियां कौन कौन सी होती है। हम बोलेंगे नेत्र ग्रंथियां, हेडिंग लगाएंगे नेत्र ग्रंथियां। तो नेत्र में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है उन सब ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र में कितनी ग्रंथियां पाई जाती है? मानव नेत्र में 3 ग्रंथियां पाई जाती है। 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, मानव नेत्र उसमें कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है? 3 प्रकार की। तो इन तीनों प्रकार की ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली ग्रंथि होती है वो होती है मीबोमियन। सबसे पहली ग्रंथि कौन सी होती है? मीबोमियन ग्रंथि होती है। अब देखो, मीबोमियन ग्रंथि है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो जो दोनों पलकें होती हैं उनके किनारों पर पाई जाती है। मीबोमियन ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? पलकों के किनारों पर। देखो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। जो नेत्र ग्रंथियां हैं उनमें से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 3 ग्रंथियां हैं, केवल उन तीनों ग्रंथियों के बारे में हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, मीबोमियन ग्रंथियां कहाँ पे पाई जाती है? पलकों की किनारे हैं वहाँ पे पाई जाती है। और ये क्या करती है? तेलीय पदार्थ स्रावित करती है। तेलीय पदार्थ स्रावित करती है। क्या करती है? तेलीय पदार्थ, तेलीय पदार्थ है उसको छोड़ती है। ठीक है, मीबोमियन ग्रंथियां क्या करती है? तेलीय पदार्थ को छोड़ती है, जिसके कारण क्या होता है? कॉर्निया चिकना बनता है। मतलब जब ये तेलीय पदार्थ छोड़ती है तो उस तेलीय पदार्थ के कारण क्या होता है कि कॉर्निया है वो चिकना बनता है। तथा पलक होती है, पलक उठना व गिरना, पलक का उठना व गिरना आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। देखो, सबसे पहली ग्रंथि मीबोमियन ग्रंथि, बहुत शॉर्ट है, बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया, तो ध्यान रखना कुछ पॉइंट। ठीक है, और ये नोट भी कर लेना, आप लोग लिख भी लेना। मीबोमियन ग्रंथियां, मीबोमियन ग्रंथियां कहाँ पे पाई जाती है? तो पलकों की किनारों पे पाई जाती है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मीबोमियन ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो मानव नेत्र में मीबोमियन ग्रंथियां पलकों के किनारों पर पाई जाती है। इन ग्रंथियों के द्वारा तेलीय पदार्थ स्रावित होता है और जिसके कारण कॉर्निया है वो चिकना बनता है तथा पलक के उठने व गिरने में सहायता होती है। मतलब ये चिकनाहट के कारण ही पलक है वो आसानी से उठ जाती है और आसानी से गिर जाती है। तो ये तो थी पहली ग्रंथि, मीबोमियन ग्रंथि। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि मीबोमियन ग्रंथियाँ क्या होती हैं, कि यह पलकों के किनारों पे पाई जाती है तथा एक तेलीय पदार्थ स्रावित करती है। इससे कॉर्निया है वो चिकना बनता है। पलक का उठना व गिरना, इसमें क्या हो जाती है? आसानी हो जाती है। जैसे पलक उठती है गिरती है तो इसमें क्या हो जाती है? आसानी या इजी रहता है, जिससे पलक उठ जाए या और गिर जाए।
अब हम पढ़ेंगे नंबर 2 ग्रंथि। पहली ग्रंथि कौन सी होगी? मीबोमियन। तो दूसरी ग्रंथि है मॉल की ग्रंथियां। दूसरी ग्रंथियां कौन सी है? मॉल की ग्रंथियां। ठीक है, इस ग्रंथि को दूसरा नाम होता है, वो होता है सिलियरी ग्रंथि। सबसे पहली बात तो यही कि मॉल की ग्रंथियां हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है? सिलियरी ग्रंथियां होती है। और इसकी विशेषता क्या होती है कि यह पसीने की ग्रंथि में रूपांतरित होकर पलकों के किनारों पर बरौनियों में प्रवेश करती है। देखो, मॉल की ग्रंथियां हैं, इसको दूसरा नाम क्या होता है? सिलियरी ग्रंथियां। मतलब इसका दूसरा नाम क्या होता है? सिलियरी ग्रंथियां होती है। इसकी विशेषता क्या होती है कि ये ग्रंथियां पसीने, ठीक है, पसीने के रूप में, या हम कहें कि पसीने की ग्रंथियां जैसे श्वेत ग्रंथियां है ना, तो उससे पसीना निकलता है, तो उसमें क्या हो जाती है? ये ग्रंथियां रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, पसीने की ग्रंथियों में रूपांतरित होकर पलकों के किनारों में बरौनियां है, बरौनियां होती है। तो पलकों के किनारों से कहां पे पहुंचती है? बरौनियों में पहुंचती है। और जिसे फॉलिकल्स खुल जाते हैं, आंख खुलती है, तो उसके अंदर क्या रहती है? ये आसानी रहती है। तो तीसरी मॉल की ग्रंथियां, इसका दूसरा नाम होता है सिलियरी ग्रंथियां। और ये किसके रूप में रूपांतरित होती है? पसीने की जो ग्रंथियां हैं उसमें रूपांतरित होकर पलकों के किनारों से कहां पे पहुंचती है? बरौनियों के अंदर पहुंचती है। ठीक है, नंबर 3 ग्रंथियां है लेक्राइमल। लेक्राइमल, ठीक है, तीसरी ग्रंथि कौन सी है? लेक्राइमल ग्रंथि, या इसका दूसरा नाम भी होता है इस ग्रंथि का अश्रु ग्रंथियां। ठीक है, लेक्राइमल ग्रंथियां या अश्रु ग्रंथियां क्या होती है कि दोनों आंखों के पलकों के किनारों पर अश्रु ग्रंथियां स्थित होती है, जो क्या करती है? नमकीन पदार्थ का स्त्रावन होता है, जिससे कॉर्निया है वो नम बना रहता है। देखो, दोनों आंखों की पलकें होती हैं, उन पलकों के किनारों पर, पलकों की किनारों पर यह ग्रंथि पाई जाती है। और यह ग्रंथि क्या करती है? एक नमकीन द्रव्य स्त्रावित करती है, जिससे क्या होता है? कॉर्निया है वो क्या रहता है? चिकना बना हुआ रहता है। क्या रहता है? कॉर्निया चिकना बना हुआ रहता है। तो देखो, ये 3 ग्रंथियां थी, तीनों ग्रंथियां याद रखना, म्यूबियन ग्रंथि, मॉल की ग्रंथियां और लेक्राइमल ग्रंथियां। बिल्कुल छोटा सा वर्णन है। अब हम पढ़ेंगे कि नेत्र की क्रियाविधि। नेत्र है वो काम कैसे करता है। अब जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? नेत्र की क्रियाविधि, मतलब नेत्र है वो किस प्रकार से काम करता है। तो देखो, नेत्र की क्रियाविधि के अंदर मैं थोड़ा सा चित्र बना के आप लोगों को समझाता हूं। बहुत अच्छा सा और सरल वर्णन है नेत्र की क्रिया विधि। देखो, नेत्र का हमने कई बार चित्र बना लिया है, तो नेत्र की क्रियाविधि हमें समझनी है। तो देखो, ये मान लो ये नेत्र है, ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने बनाया है इस प्रकार से। तो ये नेत्रोद हो जाएगा। देखो, कुछ भाग बनाऊंगा मैं, है ना। नेत्र, ये तो क्या है? लेंस है, लेंस है। यहां पे कौन सा है? रेटिना, दृष्टिपटल, कॉर्निया, नेत्रोद, पुतली और ये लेंस, इतने मान लो। और ये क्या है? द्वैक तंत्रिकाएं, द्वैक तंत्रिकाएं। ये कौन सी तंत्रिकाएं हैं? द्वैक तंत्रिकाएं। ठीक है, तो नेत्र काम कैसे करता है, हम अपनी आंख से कैसे देखते हैं? तो इसके लिए देखो, मान लो कि ये हमारी आंख है, ठीक है, ये क्या है? हमारी आंख है, हमारी नेत्र है। अब यहां पे एक वस्तु रखी है, मान लो ये मार्कर रखा है, ठीक है, यहां पे क्या है? एक मार्कर है। अब क्या होगा कि सबसे पहले जो प्रकाश की किरण, मान लो चाहे सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही है, या कोई बल्ब है उससे प्रकाश की किरण आ रही है, चाहे किसी से भी प्रकाश की किरण आ रही है, तो सबसे पहले ये प्रकाश की किरणें यहाँ पे आएगी। कहाँ पे? इस मार्कर पे आएगी। तो मार्कर पे आने के बाद में ये प्रकाश की किरणें क्या हो जाएगी? यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। अगर मान लो कि
ये पारदर्शी है पदार्थ तो आगे चली जाएगी, तब तो क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा, परंतु ये वापस क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और परावर्तित होने के बाद में ये प्रकाश की किरण कहाँ आएगी, इस नेत्र में प्रवेश करेगी। नेत्र में प्रवेश करने के बाद में ये यहाँ पे आएगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब किसका बनेगा, इस मार्कर का यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब। तो ये होती है नेत्र की क्रिया विधि। अब देखो ये क्रिया कैसे होती है कि जैसे ही कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से परावर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है, देखो इसका वर्णन कैसे लिखना है अपने को, सही तरीके से और ढंग से वर्णन लिखना है कि जैसे ही कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से परावर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है तो कॉर्निया, नेत्रोद और पुतली से होते हुए कहां पे आती है, लेंस में जाती है। ठीक है, कॉर्निया, नेत्रोद, पुतली से होती हुई कहां पे आती है, लेंस में आती है। और लेंस से क्या होती है, अपवर्तित होती है, मतलब तिरछी हो जाती है थोड़ी। ठीक है, तो लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पे क्या बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है, जो हमेशा वास्तविक व उल्टा बनता है। जो प्रतिबिंब बनाती है वो हमेशा वास्तविक व उल्टा बनता है। जो प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है उस प्रतिबिंब की सूचना द्विक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। उसकी सूचना द्विक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। तो यह है नेत्र की क्रियाविधि। छोटा टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। नेत्र की क्रियाविधि देखो कैसे होती है, दोबारा सुन लेना कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से परावर्तित होकर, जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से परावर्तित होकर नेत्र के अंदर प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से परावर्तित होकर नेत्र के अंदर प्रवेश करती है तो कॉर्निया, नेत्रोद, पुतली से होते हुए लेंस में जाती है। लेंस से अपवर्तित होकर थोड़ी बहुत क्या होती है, तिरछी हो जाती है। तो लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है, जो हमेशा वास्तविक व उल्टा बनता है। जो प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है उस प्रतिबिंब की सूचना द्विक तंत्रिकाओं की सहायता से मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। यह है नेत्र की क्रियाविधि। इसके अंदर देखो कोई चित्र नहीं बनाना है अपने को। ठीक है, मानव नेत्र की क्रियाविधि, इसके अंदर किसी भी प्रकार का अपने को चित्र नहीं बनाना है। जो केवल मैंने वर्णन बताया है वो वर्णन लिखना है। दोबारा सुन लेना एक बार वर्णन कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से आकर टकराती है तो परावर्तित होकर जब वह नेत्र में प्रवेश करती है तो कॉर्निया, नेत्रोद व पुतली से होते हुए लेंस में प्रवेश करती है और लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पे प्रतिबिंब बनाती है, जो हमेशा वास्तविक व उल्टा बनता है। इस प्रतिबिंब की सूचना द्विक तंत्रिकाओं की सहायता से मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। तो यह होता है नेत्र की क्रियाविधि। ठीक है, तो यह टॉपिक हो गया। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेत्र से संबंधित रोग। ठीक है, नेत्र के सामान्य रोग, नेत्र के सामान्य रोग मतलब नेत्र में कौन कौन से रोग होते हैं, सामान्य रोग कौन कौन से होते हैं, तो उन सब रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो नेत्र में कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले निकट दृष्टि रोग, निकट दृष्टि रोग। दूसरा रोग हम पढ़ेंगे दूरदृष्टि रोग। ठीक है, पहला निकट दृष्टि हो गया, दूसरा दूरदृष्टि हो गया, तीसरा हो गया जरा दृष्टि रोग, चौथा मोतियाबिंद और पांचवा वर्णांधता, वर्णांधता। ये 5 रोग होते हैं जो सामान्य रोग नेत्र के अंदर होते हैं। इन 5 रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले निकट दृष्टि रोग, निकट दृष्टि, दूरदृष्टि। निकट दृष्टि तो आप लोग ये मत समझ लेना कि पास का नहीं दिखता है, दिखता है। निकट में पास का तो दिखता है, पास का दिखाई देता है, लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है, दूर का दिखाई
नहीं देता है। देखो उल्टा होता है, नाम से उल्टा होता है। नाम निकट है, निकट दृष्टि है, निकट का दिख रहा है उसको, लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है। समझ में आ गया? दूर में क्या हो जाएगा, दूर का दिख रहा है उसको, लेकिन निकट का नहीं दिख रहा है। तो देखो निकट दृष्टि दोष, वह दृष्टि दोष, परिभाषा क्या लिखनी है निकट दृष्टि दोष की, वह दृष्टि दोष जिसमें पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, वह दृष्टि दोष जिसमें दूर का दिखाई देता है, दूर का दिखाई देता है, इससे उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है। दूर का दिखाई देता है लेकिन पास का दिखाई नहीं देता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष किसको बोलेंगे हम, वह दृष्टि दोष जिसमें दूर का दिखाई देता है लेकिन पास का दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम दूर दृष्टि दोष से कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि दूर दृष्टि दोष किसको बोलेंगे हम, वह दृष्टि दोष जिसमें दूर का दिखाई देता है परंतु पास का दिखाई नहीं देता है, उसे हम दूर दृष्टि दोष से बोलेंगे। नंबर 3 जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि ना तो पास का दिखाई देता है ना दूर का दिखाई देता है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है, व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है, तो उसको ना तो पास का दिखाई देता है और ना ही दूर का दिखाई देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। और मोतियाबिंद क्या होता है कि आयु वृद्धि के साथ साथ में नेत्र लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं। और इस रोग का उपचार शल्य चिकित्सा द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस रोग का उपचार किसके द्वारा किया जाता है, शल्य चिकित्सा के द्वारा। होता क्या है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो व्यक्ति को दूधिया या धुंधला लेंस होता है जो आंख में, वो लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है और शल्य चिकित्सा द्वारा उस लेंस को साफ कर दिया जाता है। वर्णांधता, कलर ब्लाइंड। वर्णांधता क्या होता है, कलर ब्लाइंड। ये क्या है, एक आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग। यदि आपको पूछ ले कि नेत्र में होने वाले आनुवांशिक रोग का नाम बताइए, तो वर्णांधता या कलर ब्लाइंड आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, यदि आपसे ये पूछा जाता है कि नेत्र में होने वाले आनुवांशिक रोग का नाम बताइए, तो इसको आप वर्णांधता या कलर ब्लाइंड लिख सकते हो। देखो इस रोग में हमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है लेकिन रंगों की पहचान हम नहीं कर पाते हैं। रंग है उनकी पहचान हम अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। किसमें, वर्णांधता के अंदर बिल्कुल हमें साफ दिखाई देता है लेकिन रंगों की पहचान इस रोग के अंदर नहीं कर पाते हैं। ये आनुवांशिक होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर संचरित होता है। तो देखो नेत्र से के सामान्य रोग, इन 5 रोगों के बारे में हमने पढ़ा। दोबारा देख लेना। निकट दृष्टि दोष, वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा दूर दृष्टि दोष, तो वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष, वह दृष्टि दोष जिसमें ना तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती है और ना ही पास की वस्तुएं दिखाई देती है। और मोतियाबिंद, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु वृद्धि होती है तो नेत्र लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं। और वर्णांधता या कलर ब्लाइंड, यह एक आनुवांशिक रोग होता है। इसमें व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देता है, दूर से भी दिखता है, पास से भी दिखता है, लेकिन रंगों की पहचान है वो इस रोग में व्यक्ति नहीं कर पाता है। जैसे सभी रंगों को एक साथ में रख दिया जाए तो उनमें से वो रंगों की पहचान है वो नहीं कर पाता है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर संचरित होता रहता है। ये रोग क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होता रहता है। तो देखो इस चैप्टर में अपने जो नेत्र का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, कर्ण, कान के बारे में हम पढ़ेंगे। उसका चित्र बना के पूरा कंप्लीट विस्तार से हम पढ़ेंगे। आप लोग नियमित रूप से इन क्लासों को देखते रहें और इन क्लासों का लाभ नियमित रूप से उठाइए। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोगों को अच्छा बताया जा रहा है तो आपको अच्छा ही लगेगा।
तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको शेयर कर दीजिए। कई लोग हैं उनके ये मैसेज आता है कि उनको सब्सक्राइब करना नहीं आता है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग चैनल से जुड़े हुए हो या मेरे से जुड़े हुए हो, पर्सनल जुड़े हुए हो, मैं आप लोगों के पास में वीडियो भेज देता हूँ, लेकिन आप लोग खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वहीं से आपको मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो वहाँ पे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उससे आप लोग वीडियो अच्छी तरह से देख पाओगे। जैसे मैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे शेयर करता हूँ, तो उससे आप लोग उतना आसानी से वीडियो नहीं देख पाते हो, लेकिन जब आप यूट्यूब से ही वीडियो देखोगे तो आप लोगों को अच्छी क्वालिटी और आपकी अच्छी तरह से वीडियो चलेगा। जैसे कईयों की शिकायत आती है नहीं चलता है, तो उसका कारण यही है कि हम शेयर करते हैं उसमें वो देखते हैं तो शायद नहीं चलता होगा, लेकिन YouTube से आप उसको देखोगे तो आपके बहुत अच्छा चलेगा वो। इसलिए चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जितने भी सहपाठी हैं, आप जहाँ से भी हो, अलग अलग ज़िलों से हो, तो जिस ज़िले से हो, आपकी स्कूल में जितने भी आप लोगों के साथ में पढ़ते हैं उन सबको एक बार ये वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो हो सकता है उनको भी इन वीडियो से ज़्यादा है वो फ़ायदा हो। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।